हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। सो हमने आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर दैट इज़ अ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। दैट इज़ अ चैप्टर 6 ऑफ आवर क्लास 12th बायोलॉजी NCERT, जो कि एक लॉन्ग चैप्टर है जिसके अंदर हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं जेनेटिक मटेरियल के बारे में। तो पहले इसका मतलब क्या है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? द ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो करेक्टर्स का ट्रांसफ़र है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, प्रोजनी में, तो उसी को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर बेस क्या है, यानी कि जो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से जो एक करेक्टर्स हैं वो एक से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो जो इनहेरिटेंस प्रोसेस है इसका बेस क्या है, तो इसका हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ना है, वो हम अभी इस चैप्टर में कम पढ़ने वाले हैं। और जो मॉलिक्यूलर बेसिस है यानी कि कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके अकॉर्डिंग, जिसके आधार पर जो करेक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल कौन सा है? DNA। ठीक है, तो जो ये करेक्टर्स हैं ना वो किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक से दूसरी जनरेशन में, वो हो रहे हैं SDNA की फॉर्म में, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड DNA की फॉर्म में। जैसे कि जो मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है, वो हैप्लॉइड तो होते ही हैं, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। जब वो फ्यूज़ कर जाते हैं तो अगर वो फ्यूज़ हो जाएंगे, फ्यूज़न हो जाएगा उनके बीच, तो जायगोट बनेगा। तो जो जायगोट बनेगा वो डिप्लॉइड बनेगा, यानी कि फिर वो बन जाएगा डबल स्ट्रैंडेड DNA। तो ये हमने इसका मोटा मोटा मीनिंग समझ लिया है। अब देखते हैं कि हमको इस जो चैप्टर है इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं कि हमें क्या क्या देखना है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हमने पढ़ना है DNA के बारे में, उसके बाद द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल पढ़ना है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी रिसर्च कैसे हुई, कैसे पता चला कि यही जेनेटिक मटेरियल है, वो DNA है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे RNA वर्ल्ड, RNA की जो RNA हाइपोथेसिस है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम रेप्लिकेशन प्रोसेस देखेंगे। फिर देखेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन कि जो DNA है उससे RNA मतलब कैसे बना। और देखेंगे हम ट्रांसलेशन, यानी कि जो RNA है उससे प्रोटीन कैसे बन रहा है। फिर उस जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे हम रेगुलेशन ऑफ अ जीन एक्सप्रेशन। देन हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड लास्ट में हम देखेंगे DNA फिंगरप्रिंटिंग। अब हम थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं। In the previous chapter you have learned the inheritance pattern and the genetic basis of such pattern। तो जो लास्ट चैप्टर था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें हमने देखा तो जो इनहेरिटेंस है वो किस तरह से हो रहा है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उसका जेनेटिक बेस क्या है वो हमने देखा था। ठीक है, कि जो DNA है वो एक से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा था। At time of Mendel, the nature of those factor regulating the pattern of inheritance was not clear। तो जो मेंडल के टाइम पे जो जीन्स थे उनको क्या बोला जा रहा था? फैक्टर्स। ठीक है, वही क्या कर रहे थे? रेगुलेट कर रहे थे जो इनहेरिटेंस पैटर्न है उसको। तो उस समय क्या था, ये क्लियर नहीं था कि जो फैक्टर्स हैं वही जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक से दूसरी जनरेशन में रेगुलेट कर रहे हैं। तो ये बात तब क्लियर नहीं थी। ठीक है, एंड ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर द नेचर ऑफ अ प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल वॉज इन्वेस्टिगेटेड, culminating in the realization that DNA deoxyribonucleic acid is the genetic material। तो जब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पास हो गए, यानी कि जब ये पता लगाया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया कि जो प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि जो फेमस जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि DNA है। तो जब इन्वेस्टिगेशंस हुई उसके बाद ये देखा गया कि जो जेनेटिक मटेरियल फेमस वो कौन सा है? DNA, जो कि मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में पाया जा रहा था। ठीक है, is the genetic material at least of the majority of the organisms। In class 11th you have learned that nucleic acid are polymers of nucleotide। तो जो क्लास 11th है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है? पॉलीमर्स हैं न्यूक्लियोटाइड के। तो हाँ, कोई इतना गौर नहीं करता, हमने भी 11th क्लास में कहीं इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जो क्लास 11th है उसमें बताया गया है कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो क्या हैं? पॉलीमर्स हैं न्यूक्लियोटाइड के। तो जो मोनोमर्स हैं, यानी कि मोनोमर कौन से हो गए? न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो मोनोमर हैं। तो बहुत सारी जैसे ये मोनोमर्स हैं। ठीक है, तो जो मोनोमर की चेन है ये मिलके क्या बना रही है? पॉलीमर्स बना रही है। ठीक है, ये क्या है? मोनोमर्स हैं।
तो जब ये बहुत सारे मोनोमर्स मिलके एक चेन बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है, पॉलीमर। ठीक है, और भी मोनोमर कौन से हैं, मोनोमर हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब बहुत सारी जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं, पॉलीमर। जो पॉलीमर है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड। तो दो तरह की न्यूक्लिक एसिड पाई जाती हैं, एक होती है डीएनए, दूसरी है आरएनए, यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। Deoxyribose nucleic acid and ribonucleic acid are the two types of nucleic acid found in the living system। तो जो हमारा लिविंग सिस्टम है उसमें क्या पाए जा रहे हैं, दो तरह की न्यूक्लिक एसिड पाई जा रही हैं, जो कि है डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म क्या देखने को मिलता है, जो डीएनए है वो है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन जो कुछ ऑर्गेनिजम्स है ना उनमें आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल देखने के लिए मिलता है। RNA through it also act as a genetic material in some viruses, mostly function as messenger। और कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे जो वायरसेस हैं उनमें क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल RNA, यानी कि जो HIV वायरस है जो एड्स फैलाता है उसमें क्या है, मोस्टली जो जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है वो है RNA। ठीक है, जो RNA है ना वो एक तरह से ऑलराउंडर है, क्योंकि जो डीएनए वो तो क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है सबको, निर्देश दे रहा है कि ऑर्डर दे रहा है कि ये करो, ये फंक्शन आप करो, ये प्रोटीन करेगा, ये आरएनए करेगा, ये सब जो कमांड देने का काम है वो डीएनए कर रहा है। लेकिन मोस्टली जो फंक्शन किए जा रहे हैं ना बॉडी के अंदर वो किसके द्वारा किए जा रहे हैं, आरएनए के द्वारा। ठीक है, तो आरएनए के जेनेटिक मटेरियल के अलावा, जैसे जो वायरसेस उनमें जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, इनके अलावा कुछ एडिशनल फंक्शंस भी हैं, क्योंकि एक ऑलराउंडर की तरह वर्क करता है। ठीक है, जिसमें एक मैसेंजर की तरह भी काम करता है। ठीक है, जो कि एक से दूसरी ऑर्गेनिज्म में क्या कर रहा है, मैसेज ट्रांसफ़र कर रहा है। ये एडेप्टर की तरह भी काम करता है। इसका कुछ स्ट्रक्चरल फंक्शन भी है, और ये एक कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह भी वर्क करता है, यानी कि जो बॉडी में कुछ रिएक्शंस हो रही होती है ना उनकी स्पीड को बढ़ा देता है। तो ये उनका क्या हो जाता है, कैटालिटिक मॉलिक्यूल। तो जो आरएनए है उसके क्या क्या फंक्शन है, एक एडिशनल रोल है इसका, जैसे कि एडेप्टर है, स्ट्रक्चरल रोल है इसका, सम केसेस में ये कैटालिटिक मॉलिक्यूल भी है। ठीक है, इन क्लास 11th you have already learned the structure of the nucleotides and the way these monomer unit are linked to form nucleic acid polymer। तो जैसे हमने देखा था अभी ऊपर कि जो मोनोमर्स हैं, मोनोमर्स क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक चेन बना रहे हैं, और वो मिलके क्या बन रहा है, एक पॉलीमर बन रहा है, जो कि क्या है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, रेप्लिकेशन प्रोसेस देखेंगे, एंड प्रोसेस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, जो कि क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि आरएनए बनना डीएनए से, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसक्रिप्शन, एंड द जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन्स। और जो जेनेटिक कोड्स हैं उनका सीक्वेंस हम देखेंगे, जो कि क्या बना रहे हैं, प्रोटीन्स बना रहे होते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसलेशन। जैसे आरएनए से, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसलेशन। एंड एलिमेंट्री बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन, और इनका जो रेगुलेशन है वो कैसे हो रहा है, उनका बेस क्या है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड है ना वो 3 स्ट्रक्चर से मिलके बनी होती है। एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा है शुगर, और थर्ड है इसमें नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, जो कि 3 चीज़ से मिलके बना है। तो इसमें जैसे ये पेंटोस शुगर है, ठीक है, ये शुगर मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर ये अटैच है 3' एंड पर नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, और इसके 5' एंड पे जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो 5' एंड पे इसीलिए इसका नाम पड़ा है, क्योंकि 5 पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, और 3 पे क्या है, 3' एंड पर नाइट्रोजनस बेस यानी कि OH ग्रुप अटैच्ड है। तो अगर शुगर और बेस मिलके क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं, ये मिलके क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब जब न्यूक्लियोसाइड यानी कि बेस और शुगर मिलके न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं, तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप अगर इसमें मिल जाता है तो ये मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है,
तो यानी कि फॉस्फेट ग्रुप प्लस शुगर प्लस बेस, ये मिलके क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का। और जो डीएनए है उसमें क्या होता है, यहाँ पे जो ये सेकंड जो कार्बन है इसके ऊपर जो OH ग्रुप है इधर में O एब्सेंट होता है, इसीलिए जो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है यानी कि डीएनए है उसको बोलते हैं डीऑक्सी, क्योंकि यहाँ पे खाली H होता है, O नहीं होता। लेकिन आरएनए में OH पाया जाता है इसलिए उसको राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और जो डीएनए है वहाँ पे खाली H पाया जाएगा, O एब्सेंट होगा इसलिए उसको डीऑक्सी बोलते हैं। ये इनके जो स्ट्रक्चर है आरएनए एंड डीएनए का, उसमें डिफरेंस है। The determination of complete nucleotide sequence of human genome during last decade has set in a new era of genomics. तो जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है यानी कि ह्यूमन जीनोम यानी जो डीएनए है वो लास्ट जो 10 ईयर्स है उनमें क्या हो गया है, इसको डिफाइन मतलब कंप्लीट इसको कर दिया गया है। जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है इसका, कि जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड हैं इनके सीक्वेंस को यानी कि ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, इनका सीक्वेंस को डिटरमाइन कर लिया गया है, उनको नोटिस किया गया है और उनको पता लगा लिया गया है, ठीक है। In the last session, the essentials of human genome sequencing and its consequences will also be discussed. तो जो लास्ट सेक्शन में देखा है उसमें क्या था कि जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस है और इसके जो रिजल्ट हैं वो भी क्या किए गए हैं, डिस्कस कर लिए गए हैं। लेट अस बिगिन अवर डिस्कशन बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम, दैट इज़ द डीएनए। तो जो हमारा डिस्कशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, डीएनए के स्ट्रक्चर से और डीएनए के वो जो मॉलिक्यूल है डीएनए उसकी स्टडी से, ठीक है। क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, डीएनए, जो कि बेसिस है सभी के जो इनहेरिटेंस है उसका बेस ये क्या है, डीएनए। क्योंकि यही क्या कर रहा है, जो एक जनरेशन है दूसरी जनरेशन में क्या करवा रहा है, कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र करवा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है लिविंग सिस्टम का। In subsequent section, we will understand that why it is the most abundant genetic material and what its relationship with RNA. तो इसमें हम देखेंगे कि जो डीएनए है वो मोस्ट अबेंडेंट जेनेटिक मटेरियल क्यों है, क्यों वो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स में उनमें पाया जा रहा है, और जो आरएनए है वो लीस्ट जो अबेंडेंट है क्यों है, कि बहुत ही जो कम मॉलिक्यूल्स है ऑर्गेनिजम्स में वो उनमें पाया जा रहा है, और जो इनका रिलेशंस है यानी कि डीएनए और आरएनए का वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है ये और ये टाइम टेकिंग है, इसीलिए हम इसको अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।